Am I audible to everyone? Yes, you are audible. Screen is also visible. तो participants same है जो morning में थे? पार्टिसिपेंट्स माइट बी बिट डिफरेंट। मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ का सेशन था वो बेसिकली जो भी अभी नए ज्वाइन किए उन्हें मैं ब्रीफ कर दूं कि मॉर्निंग का जो हमारा फर्स्ट हाफ का सेशन था वो बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर का एक बेसिक ओवरव्यू देखा था, और अभी का जो सेकेंड सेशन है वो नोडल स्पेसिफिक हम ले रहे हैं कि नोडल ऑफिसर्स जो रहेंगे उनका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और उनके लिए EHRMS की वर्किंग कैसे होगी। तो शीतल जी, हमारे पास यूजर सेट कुछ सिमिलर होंगे और मे बी कुछ नए यूजर्स भी ज्वाइन किए होंगे। 3 to 4 सेव भी करते हैं। सो वी कैन स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि सेशन में नोडल ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है, एक सेशन हम मॉर्निंग में ऑलरेडी रख चुके हैं, बट स्टिल मैं एक ओवरव्यू फिर से आपको दे दूंगी जब प्लेटफॉर्म का लाइव वॉक थ्रू करेंगे। बट क्योंकि ये सेशन स्पेसिफिकली नोडल ऑफिसर के लिए, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नोडल ऑफिसर्स कौन है। तो जब भी हम ऑनबोर्डिंग करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, तो वी सजेस्ट कि आप नोडल ऑफिसर नॉमिनेट करें हु विल एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ डेटा ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम एडमिन सेक्शन और एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन। तो जो सर्विस बुक मैनेज कर रहे हैं या फिर जिनके आसपास सर्विस बुक मैनेज हो रही है, ताकि उनके लिए डेटा को वैलिडेट करना एक डिफिकल्ट टास्क ना रहे, वो इजीली सर्विस बुक से क्रॉस चेक करके देख पाएंगे जो भी एम्प्लॉय का डिटेल्स है वो करेक्ट है या नहीं। तो क्या क्या उस नोडल ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नोडल ऑफिसर का नॉमिनेशन लेटर के थ्रू होता है, और रोल उनका बैकएंड से क्रिएट कराया जाता है। तो एक बार वो रोल क्रिएट होगा, आपको अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन करके एज एन एम्प्लॉय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, मैनेज रिपोर्टिंग व्यूइंग अपडेट करने हैं, एंड उसके बाद आप नोडल रोल पे स्विच कर सकते हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोडल ऑफिसर की? सबसे पहले, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ प्रोफाइल डिटेल्स। तो मान लीजिए लॉगिन करके एम्प्लॉय जो भी डिटेल्स उसमें फीड कर रहे हैं, अपना पर्सनल डिटेल, सर्विस रिलेटेड डिटेल्स, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स, अपना अवार्ड्स एंड पब्लिकेशन ट्रेनिंग्स, तो ये सभी डिटेल्स सही है या नहीं, तो वो अपने सर्विस बुक से क्रॉस चेक करके उसको वैलिडेट कर सकते हैं। और वैलिडेशन से बाहर निकल के है थोड़े आगे में। डाउट्स हम सेशन के एंड में एक साथ लेंगे, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि काइंडली माइक्स आप अपना म्यूट कर ले। डाउट्स एक साथ सेशन के एंड पे ले लेंगे। शीतल जी, तो वैलिडेशन से मेरा मतलब है ई साइन के थ्रू प्रोफाइल्स को वैलिडेट करना। तो आप जिनकी प्रोफाइल्स को वैलिडेट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके ई साइन के थ्रू उस प्रोफाइल को वैलिडेट करेंगे। जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज लीव बैलेंस अपडेशन। तो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर 6 महीने में कुछ लीव बैलेंस होती है, या फिर आप टेम्पोररी खुद का क्लास भी बना सकते हो, वो भी ऐड कर सकते हो। अब दूसरा में है कंडीशन वाइज। और किसी का माइक शायद अनम्यूट, आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को। तो लीव बैलेंस अपडेशन जो भी एनुअल क्रेडिशन होता है, जो भी हर 6 महीने में क्रेडिशन होता है, प्लेटफॉर्म विल टेक केयर ऑफ इट ऑटोमेटिकली। तो हर 6 महीने में आपका सीएल जितना ऑटो क्रेडिट होता है, ईएल जितना ऑटो क्रेडिट होता है, वो ऑटोमेटिकली 1 जनवरी और 1 जुलाई को होता रहेगा। बट मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म पे 5 साल की सर्विस कंप्लीट करके आ रहा है, कोई 10 साल की सर्विस कंप्लीट करके आ रहा है, तो उनके सर्विस रिकॉर्ड में जो भी उनका लीव बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग एक फर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन जो है वो नोडल ऑफिसर को करनी पड़ेगी। उसके बाद हर 6 महीने में बैलेंस ऑटो क्रेडिट हो जाएगा, और जब जब एम्प्लॉय लीव अवेल करेंगे तो अकॉर्डिंगली वो बैलेंस अपने आप ऐड होता रहेगा, और कैंसिल करेंगे तो अपने आप बैलेंस होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। देन है रिपोर्ट मैनेजमेंट। तो जितने भी फील्ड्स हम प्रोफाइल सेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग तरह की, चाहे पेंडेंसी डेटा हो, चाहे रिटायरमेंट डेटा हो, लीव रिलेटेड डेटा हो, तो हर तरीके का रिपोर्ट मैनेजमेंट, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है नोडल ऑफिसर के एंड पे, तो रिपोर्ट मैनेजमेंट में वो अलग अलग टाइप से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर है एम्प्लॉय स्टेटस अपडेशन। मान लीजिए किसी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे एम्प्लॉयज का स्टेटस अलग अलग है, कोई सुपर एनुएट कर चुके हैं, कोई रिटायर हो चुके हैं, बट इंस्टेड ऑफ डिलीशन एंटायर प्रोफाइल, आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। कोई लॉन्ग लीव पे है, कोई चाइल्ड केयर लीव पे है, कोई प्रमोशन हो चुका है, कोई ट्रांसफर हो चुका है, कोई ट्रांसफर पे है, कोई आपके डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे आए हुए हैं, तो ये सब आप स्टेटस अपडेट करने का काम भी नोडल ऑफिसर कर सकते हैं। फिर है मैनेज कैलेंडर।
तो जरूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग डेज के ही अकॉर्डिंग सारे स्टेक होल्डर्स के वर्किंग डेज हो, क्योंकि हम स्टेट्स को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो स्टेट में अगर वर्किंग डेज आपके अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इन दैट केस आप खुद का कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं। ये राइट हमने नोडल ऑफिसर को दिया हुआ है। वो कैलेंडर डिजाइन करते हुए क्या उसमें वर्किंग डेज रहेंगे, कौन से GHRH रहेंगे और किस किस पर वो डिजाइन किया हुआ कैलेंडर एप्लीकेबल होगा, आप वो बनाकर और उन एम्प्लॉइज को असाइन कर सकते हैं। आप मल्टीपल कैलेंडर डिजाइन करके अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज को असाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को आप कैलेंडर असाइन नहीं करते, कोई एम्प्लॉय छूट जाते हैं, तो उन पे बाय डिफॉल्ट कैलेंडर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल रहेगा। फिर है मैनेज लीव काउंट कैटेगरी। तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जहां पर EL और CL का काउंट जनरल एम्प्लॉय से थोड़ा अलग होता है। जैसे स्पेशली हमें ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में देखने को मिलता है, पुलिस डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है। उनके EL हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो काउंट कैटेगरी की अगर कैपिंग आपको जनरल से रिमूव करनी है, तो उसके लिए मैनेज लीव काउंट कैटेगरी का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं और उसमें सिर्फ 3 टाइप की लीव्स का आप बैलेंस अपडेट कर सकते हैं, EL, CL और HPL। फिर मैनेज और अपडेट वर्कफ्लो। मैंने 3 टाइप के सर्विसेज का जिक्र किया था मॉर्निंग में। एक जिनके लिए आपको ईमेल आईडीज अपडेट करने पड़ते हैं, जैसे लीव और ऑफिशियल टूर। दूसरे टाइप के सर्विसेज जिनके लिए आपको कोई फ्लो अपडेट नहीं करना, वो प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इनबिल्ट है। जो रिक्वेस्ट आपके नोडल ऑफिसर से होते हुए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाती है। बट जो तीसरे टाइप की रिक्वेस्ट है, जैसे कि रीइंबर्समेंट्स और क्लेम, तो उसके लिए हमने आपके नोडल ऑफिसर को राइट दिया हुआ है। आपके नोडल ऑफिसर वर्कफ्लो और हायरार्की डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए वो डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में चाइल्ड एजुकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले किसके पास जाती है, कौन डीलिंग हैंड है, कौन सेकंड लेवल अप्रूवल अथॉरिटी है, कौन लास्ट लेवल अप्रूवल अथॉरिटी है, और लास्ट अप्रूवल के बाद सैंक्शन ऑर्डर उस रिक्वेस्ट के लिए कौन जनरेट करते हैं। तो he can create that entire workflow on EHRMS itself. फिर नेक्स्ट है डिजाइन सैंक्शन ऑर्डर टेम्पलेट्स। बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स आपको प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएंगे, बट हर किसी के डिपार्टमेंट का, हर किसी के सेक्शन का जो टेम्पलेट है सैंक्शन ऑर्डर का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उन टेम्पलेट्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इन फ्यूचर कभी भी जरूरत हो तो डिलीट कर सकते हैं। जो भी सैंक्शन ऑर्डर टेम्पलेट आप डिजाइन करेंगे, आपके सैंक्शन जनरेटिंग अथॉरिटी को वही टेम्पलेट नजर आएगा और वो उसे अकॉर्डिंगली जनरेट कर सकते हैं। फिर अपडेट विजिलेंस स्टेटस। विजिलेंस स्टेटस अपडेट करने का भी राइट नोडल ऑफिसर के पास है। वो अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग के एम्प्लॉइज का विजिलेंस स्टेटस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज फॉर डिफरेंट रीजंस के, किसी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया उसका स्टेटस अपडेट करना है, कभी डेपुटेशन के लिए, कभी पासपोर्ट, वीजा, रिलीविंग, रेजिग्नेशन, तो अलग अलग रीजन के लिए वो विजिलेंस स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जितनी भी रिक्वेस्ट नोडल ऑफिसर को आ रही है उन्हें वो अकॉर्डिंगली अप्रूव, रिजेक्ट, अगर वो अप्रूविंग अथॉरिटी है तो, और अगर पे लेवल 11 एंड अबव से बिलोंग करते हैं तो फॉरवर्ड करने का राइट आपके नोडल ऑफिसर के पास है। तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नोडल ऑफिसर को दिखाई देता है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ, और अगर ये इनकरेक्ट है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपके सामने जो नंबर्स होंगे, डेजिग्नेशन होंगे, डेजिग्नेशन के अगेंस्ट कितने ऑफिशियल प्रेजेंट हैं वो आप अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टैब आपको नजर आ रहा है डैशबोर्ड पे, वेरीफाइड एम्प्लॉइज। तो वेरीफाइड एम्प्लॉइज में आपके अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज आते हैं। वो एम्प्लॉइज जो प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके हैं, वो एम्प्लॉइज जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल लॉगिन ही नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है। तीसरी टाइप की कैटेगरी वो जिन एम्प्लॉइज की प्रोफाइल कंप्लीट है बट नोडल ऑफिसर को वैलिडेट करना है अभी ई-साइन के थ्रू। और चौथा वो जो एम्प्लॉइज की प्रोफाइल कंप्लीट है एम्प्लॉय के एंड से, बट जो नोडल ऑफिसर की फील्ड है वो भी बाकी अपडेट करना। पेंडेंसीज में नोडल ऑफिसर टोटल पेंडेंसीज चेक कर सकते हैं, कौन सी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, किस किस मॉड्यूल की कितनी टोटल पेंडिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग है। कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट में कितने स्ट्रेंथ आपकी ऑनबोर्डेड है आईगॉट पर, और वो क्या क्या ट्रेनिंग्स कंज्यूम कर रहे हैं, मैक्सिमम कितनी ट्रेनिंग्स कर चुके हैं और कितने लोग ऑनबोर्डेड है आईगॉट पर, वो सब आप चेक कर सकते हैं। लीव मैट्रिक्स में नोडल ऑफिसर देख पाएंगे कि कितने ऑफिसर आज लीव पे हैं और कितने ऑफिसर्स ने लॉन्ग लीव के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। आईपीआर में आप चेक कर सकते हैं कितने एम्प्लॉइज आईपीआर फाइल कर चुके हैं, कितनों ने ऑन डेट फाइल किया है, कितनों ने बियॉन्ड डेट, और कितनों ने अभी तक आईपीआर फाइल ही नहीं की। फिर एक रिटायरमेंट टैब है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कमिंग मंथ्स में या फिर कमिंग ईयर्स में किस डेजिग्नेशन के कितने लोग रिटायर हो रहे हैं
और उस एम्प्लॉय की प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है वो सब आप चेक कर पाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं हम इन सबको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइव वॉक थ्रू के टाइम। इसमें सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, डैशबोर्ड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लॉग इन करके देखेंगे। आई होप स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप सभी फिर से। तो सबसे पहले वही लॉगिन जी, सबसे पहले वही लॉगिन प्रोसेस e-hrms.gov.in। आपको ये URL यूज करना है, लॉगिन विद परिचय करना है, यहाँ पर अपने परिचय क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं और उसके बाद आप सक्सेसफुली प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे कि सुबह भी हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नोडल ऑफिसर की ऑनबोर्डिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले नोडल ऑफिसर का डेटा हमें रिसीव होता है नॉमिनेशन लेटर के थ्रू, और उस नॉमिनेशन लेटर में हम एक एक्सेल टेम्पलेट भी देते हैं। तो आप नॉमिनेशन लेटर भेजेंगे, उस एक्सेल टेम्पलेट में नोडल ऑफिसर की डिटेल भेजेंगे कि ही इज द इंडिविजुअल हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर फॉर दिस प्लेस ऑफ पोस्टिंग। फिर वो 8 फील्ड्स के बेसिस पे हमारी टीम वो नोडल ऑफिसर का रोल क्रिएट कर देती है और आप उसके बाद सक्सेसफुली लॉगिन करके अपना प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे 100% एज एन एम्प्लॉय और नोडल रोल पे स्विच कर लेंगे। तो आपने एज एन एम्प्लॉय 100% प्रोफाइल कंप्लीट की और आप नोडल रोल पे स्विच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना नोडल का तरीके। तो डैशबोर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये लाइव नहीं है मेरे पास प्लेटफॉर्म, तो इसलिए मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया डैशबोर्ड आपको कैसा नजर आएगा नोडल का। तो अब डैशबोर्ड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एज नोडल ऑफिसर, ये है एम्प्लॉय डायरेक्टरी। तो कुछ इस तरीके से एम्प्लॉय डायरेक्टरी आपको नजर आएगा जिसमें आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे कितने एम्प्लॉयज आपके अंडर आ रहे हैं आप वो सब देख सकते हैं। आपके सामने फिल्टर्स हैं, इन फिल्टर्स की हेल्प से आप एम्प्लॉय को सर्च भी कर सकते हैं और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है वो देख सकते हैं। अगर कोई न्यू ज्वाइनी है या फिर न्यू रिक्रूटी है तो आप एड एम्प्लॉय पे जाएंगे। तो आपको एक सिंगल या फिर 2, 3, 10, 11 एंट्रीज के लिए बैकएंड टीम को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नोडल ऑफिसर खुद किसी को भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एंटर करना है सिर्फ उनका ईमेल आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उनका डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, बस ये 6 फील्ड्स ऐड करेंगे। मिनिस्ट्री और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पोर्टल वही उठाएगा जहां पर नोडल ऑफिसर रजिस्टर है, क्योंकि अगर मैं एज नोडल ऑफिसर रजिस्टर कर रही हूँ तो 2 फील्ड्स ऑटोमेटिकली फेच हो गए। तो आपको बस ये 6 फील्ड्स एंटर करनी है और आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो एम्प्लॉय प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे और सक्सेसफुली प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब जितनी भी प्रोफाइल्स एज नोडल ऑफिसर आपके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है तो उन प्रोफाइल्स पे आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं, कुछ स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो राइट्स, हम इनमें से कोई भी प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेंगे, उसके एक्शन टैब पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 6 से लगभग 6 से 7 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिसमें सबसे पहला है अपडेट ईमेल। तो अपडेट ईमेल में आप किसी का भी ईमेल डायरेक्टली यहाँ अपडेट कर सकते हैं, उनका स्टेटस ऑफ एक्टिव और प्रोफाइल को डीएक्टिव कर सकते हैं। इसी में सेकंड ऑप्शन है अपडेट लीव बैलेंस। तो जैसे मैंने बताया जो भी कुछ टेन्योर कंप्लीट करके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, फ्रेश नहीं है, न्यू रिक्रूटी नहीं है, तो उस केस में जितना भी उनका लीव बैलेंस बाकी है उनकी सर्विस बुक के अकॉर्डिंग आप वो लीव बैलेंस यहाँ अपडेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का 215 लीव्स हैं तो यहाँ क्रेडिट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम 200 अपडेट कर देंगे तो 215 यहाँ अपडेटेड बैलेंस आपको नजर आएगा। और क्यों अपडेट कर रहे हैं वो रीजन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कम करना है जितना आपको यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना बैलेंस नहीं है तो आप डेबिट सिलेक्ट कर लीजिए और अकॉर्डिंगली वो बैलेंस आप अपडेट कर पाएंगे। इसी तरीके से हर टाइप का लीव बैलेंस आप अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप की लीव आपको यहाँ नजर नहीं आ रही है, ये जो एम्प्लॉय है ये ऑलरेडी CCA का कुछ पार्ट यूज कर चुके हैं बट आपको यहाँ लीव टाइप नजर नहीं आ रहा है,
तो मेक श्योर जिस एम्प्लॉय की प्रोफाइल आप अपडेट कर रहे हैं और उनका सीसीएल बैलेंस आपको, चाइल्ड केयर लीव आपको अपडेट करना है, तो उस केस में उस एम्प्लॉय ने अपने प्रोफाइल सेक्शन में माइनर बच्चों की डिटेल्स एंटर किए हों। ओनली इन दैट केस आपको सीसीएल लीव टाइप का ऑप्शन नजर आएगा, उन्हें भी लीव फॉर्म में लीव टाइप नजर आएगा। अदरवाइज ना ही आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे, ना ही लीव फॉर्म में उस एम्प्लॉय को नजर आएगा। सारा बैलेंस अपडेट करके आपको अपडेट पे क्लिक करना है और ये लीव बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, एम्प्लॉय के लिए भी और नोडल के लिए भी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर एम्प्लॉइज अपना रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर्स अपडेट नहीं कर रहे हैं या फिर किसी वजह से गलत अपडेट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कौन है रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर, तो उस केस में आप भी नोडल ऑफिसर के तौर पे एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर अपडेट कर सकते हैं। बट नोडल के पास कुछ एडिशनल ऑप्शन है, जैसे आप रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ साथ, रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर के साथ साथ टूर अथॉरिटी अपडेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आईडी अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए रिपोर्टिंग रिव्यूइंग से हटकर उनका लीव का इंटीमेशन कहीं और भी जाता है, तो आप कम्युनिकेशन ईमेल आईडी के ऑप्शन में मल्टीपल ईमेल आईडीज एंटर कर सकते हैं और जितनी भी ईमेल्स आप उसमें अपडेट करेंगे उनके पास मेल के थ्रू इंटीमेशन जाएगा। फिर नेक्स्ट है लिंक ऑफिसर। मेन एम्प्लॉय की एब्सेंस में जो भी उनके लिंक ऑफिसर रहते हैं, यूजुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिंक ऑफिसर का प्रोविजन होता है, तो एब्सेंस में, मेन एम्प्लॉय की एब्सेंस में उनके लिंक ऑफिसर कौन रहेंगे ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो लिंक ऑफिसर की आईडी आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं कि अगर ये छुट्टी पे जाएंगे तो उनका काम किसे हैंड ओवर किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्शन, इसके बाद है प्रीव्यू एंड अपडेट प्रोफाइल। तो आप प्रीव्यू एंड अपडेट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप व्यू कैलेंडर देख सकते हैं, कौन सा कैलेंडर इस एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल है, कौन सी GHRHN पे एप्लीकेबल है। व्यू IPR, इन्होंने अगर IPR फाइल किया है तो IPR व्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू एंड अपडेट प्रोफाइल, तो जो भी डिटेल्स उन्होंने अपने प्रोफाइल में भरी है आप चेक कर सकते हैं वो सब करेक्ट है या नहीं, जैसे उनका पर्सनल डिटेल, बेसिक लैंग्वेजेस नॉन, एड्रेस, फैमिली डिटेल्स, तो ये सारा आपको प्रीव्यू में नजर आ रहा है। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो एज नोडल ऑफिसर आप भी इनकी पूरी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सभी फील्ड्स आपके लिए भी एडिटेबल है एज नोडल ऑफिसर। आप चाहे तो उनका फोटो चेंज कर सकते हैं और कोई भी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने जो डिटेल सबमिट की है सर्विस बुक के अकॉर्डिंग कुछ मिसमैच है, कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो आप वो सब रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट सर्विस डिटेल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोफाइल सेक्शन का नोडल ऑफिसर के लिए। सभी एम्प्लॉयज को सिर्फ पे इफेक्टिव डेट तक के फील्ड्स नजर आते हैं, बट पे इफेक्टिव डेट के बाद जितने भी ये फील्ड्स हैं, आपको जो 10 फील्ड नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ नोडल ऑफिसर को नजर आएंगे फॉर अपडेशन, जैसे कि डेट ऑफ एंट्री इन प्रेजेंट सर्विस, डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट, वेदर कंफर्म्ड इन सर्विस, डेट ऑफ कंफर्मेशन, CSL नंबर, सिलेक्ट लिस्ट, बैच, होम मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, रैंक, होम टाउन और स्टेटस ऑफ एक्टिव और इनएक्टिव। तो ये एडिशनल 10 फील्ड्स हैं, ये सिर्फ नोडल ऑफिसर को नजर आएंगे। जब नोडल ऑफिसर इन्हें कंप्लीट कर देंगे तब ये प्रोफाइल दिखाई देगी आपको फॉर ई-साइन। रेस्ट इसके अलावा कोई भी फील्ड आप एडिट करना चाहें, हर फील्ड एडिटेबल है और आप प्रोफाइल कंप्लीट करके सेव कर सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है APR, चेक APR। तो अगर स्पैरो पे ऑनबोर्डेड है, स्पैरो पे इनका APR स्टेटस अवेलेबल है, तो जो भी स्टेटस अवेलेबल है आप उसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। फिर अपडेट एम्प्लॉय स्टेटस, तो जैसे कि हम अभी देख रहे थे, आप किसी भी एम्प्लॉय का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, वो आपके डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे है, फॉरेन सर्विस में है, फॉरेन विजिट पे है, लॉन्ग लीव पे है, कंपल्सरी रिटायर हो चुके हैं या फिर चाइल्ड केयर लीव पे हैं, तो कोई भी रीजन है इस ड्रॉप डाउन में, वो सारे रीजन है, आप अकॉर्डिंगली सभी का स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, ताकि व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड आप सर्च बाय स्टेटस के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइप की रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर पाए। फिर नेक्स्ट है अपडेट रिटायरमेंट डेट, आप किसी भी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट डेट भी अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि थ्रू आउट द स्टेक होल्डर्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिस हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, और क्योंकि हम ऑटोनॉमस बॉडी
और PSUs को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो हर केस में रिटायरमेंट डेट इज नॉट सेम। तो कहीं 60 है, कहीं 58 है, और कुछ मेडिकल सेंट्रल हेल्थ सर्विस के केस में इट इज अबव 60 इयर्स। तो आप उस केस में अपडेट रिटायरमेंट डेट कर सकते हैं। तो जो भी डेट आप अपडेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट टैब उन्हें नजर आएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सक्लूड एन एम्प्लॉय। तो मान लीजिए कोई ऐसी एंट्री इस लिस्ट में आपको नजर आ रही है जो आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग से बिलोंग नहीं करती है, कोई डुप्लीकेट एंट्री है या फिर कोई गलत एंट्री है, तो उस केस में आपको एक्सक्लूड एन एम्प्लॉय का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। वो एंट्री आपके एंड से रिमूव हो जाएगी और उस केस में सिर्फ दो फील्ड, MDO और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, MDO और करंट नोडल ऑफिसर वाइज, ये दो फील्ड उनकी प्रोफाइल से डिसेबल हो जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी वो रिवाइव करना चाहे, रिट्रीव करना चाहे अपनी आईडी, तो वो फिर से कर सकते हैं। बट एज नोडल ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ दिस राइट, आप उस एंट्री को अपने एंड से रिमूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है व्यू लीव। तो जिस भी एम्प्लॉय की प्रोफाइल आपने सिलेक्ट की हुई है, इनका शुरू से लेकर एंड तक लीव रिकॉर्ड क्या रहा है, और अगर अभी भी इन्होंने कोई लीव अप्लाई कर रखी है, वो अप्रूव हुई भी नहीं है, अभी पेंडिंग है, तो भी वो स्टेटस पूरा एज नोडल ऑफिसर आपके पास मेंटेन रहेगा। उन्होंने किस टाइप की लीव अप्लाई की, किन्होंने अप्लाई की, किस ड्यूरेशन की अप्लाई की, कितनी लीव्स थी, अवेलेबल बैलेंस क्या है, उस लीव का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, और अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। और अगर आपको वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो PDF या फिर CSV किसी में भी उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थे राइट्स आपके पास एम्प्लॉइज की प्रोफाइल पे। नेक्स्ट ऐप है आपके पास डेपुटेशन, एम्प्लॉय डायरेक्टरी के बाद। सॉरी। तो फिर है पब्लिश डेपुटेशन। तो पब्लिश डेपुटेशन में आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो नोडल ऑफिसर के पास दो राइट है, या तो वो डेपुटेशन खुद पब्लिश कर सकते हैं, या फिर एक ऑफिसर असाइन कर सकते हैं जिन्हें वो राइट्स दे देंगे कि वो डेपुटेशन अपॉर्चुनिटी खुद पब्लिश करें। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर पब्लिश आपको खुद ही करना है तो आप डेपुटेशन पे जाएंगे, पब्लिश डेपुटेशन पे क्लिक करेंगे, आप अपडेट करेंगे कि आप खुद पब्लिशिंग अथॉरिटी है या फिर उसके बिहाफ पे अपडेट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करेंगे, जॉब डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंटर करेंगे, जिन्हें भी इनवाइट करना चाहते हैं, जिस टाइप की एप्लीकेशंस आप इनवाइट करना चाहते हैं, और आप ऐड डिटेल्स के बाद रिसीविंग क्या होगी, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग, स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सबमिट कर देंगे। तो पूरे EHRMS प्लेटफॉर्म पे जिन भी एम्प्लॉइज की प्रोफाइल आपके अपडेट किए हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रही है, मान लीजिए पे लेवल मैच कर रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, एक्सपीरियंस मैच कर रहा है, डेट ऑफ एंट्री मैच कर रही है, तो उस केसेस पे ये डेपुटेशन अपॉर्चुनिटी हर एम्प्लॉय को विजिबल होगी जो जो एलिजिबल है, और वो डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और थ्रू प्रॉपर चैनल वो ऑनलाइन ही आपके पास नजर आएगी। फिर है पब्लिश डेपुटेशन। जितनी भी डेपुटेशन आप पब्लिश कर चुके हैं वो आपको इस लिस्ट में नजर आएगा, पब्लिश डेपुटेशन लिस्ट में। तो आप देख सकते हैं जैसे ये एक डेपुटेशन पब्लिश हुई थी, नंबर ऑफ पोस्ट 3, और ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। फिर है रिक्वेस्ट टैब। रिक्वेस्ट टैब में दो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, कंप्लीटेड रिक्वेस्ट जिन पे ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, और तीसरा पेंडिंग। तो पेंडिंग में जो एप्लीकेशंस है उन पे आप एक्शन टैब पे जाके अप्रूव या रिजेक्ट ऑलरेडी कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने प्रोफाइल में माइनर करेक्शंस किए हैं, तो माइनर करेक्शंस में आपके पास पूरी प्रोफाइल रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं आएगी, बस आपको नजर आएगा कि कौन कौन से फील्ड्स में उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो आपको पूरा प्रोफाइल गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एग्जिस्टिंग क्या था और उसमें उन्होंने अपडेट क्या क्या किया उतना नजर आएगा, और आप रिमार्क्स एंटर करके उसको अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग, अगर कोई ट्रांसफर के लिए, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। फिर प्रमोशन मॉड्यूल, क्योंकि प्रमोशन अभी भी अंडर डेवलपमेंट है तो इस पे हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते। फिर सर्कुलर जोन्स, तो अगर एज नोडल ऑफिसर कोई इंटीमेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आप अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग के एम्प्लॉयज के लिए पब्लिश करना चाहते हैं तो सर्कुलर जोन्स पे जाएंगे, यहाँ ऐड सर्कुलर जोन्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक आपको डिफॉल्ट फॉर्मेट नजर आ जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट है। आप
अपने ऑफिस के लेटर हेड के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट, रेफरेंस नंबर और रेफरेंस डेट। तो जो भी आप एंटर करेंगे उसका प्रीव्यू कर सकते हैं, वो कैसा दिखेगा सबको। रिमार्क्स में एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में आप मॉड्यूल स्टेटस रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं किस मॉड्यूल में टोटल कितनी रिक्वेस्ट आई थी, पेंडिंग कितनी रिक्वेस्ट हैं, कितनी कैंसिल्ड हैं, कितनी रिजेक्टेड हैं और कितनी अप्रूव है और कितनी रिक्वेस्ट पे सैंक्शन ऑर्डर जनरेट हुआ है। पेंडिंग रिक्वेस्ट स्टेटस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टोटल रिक्वेस्ट पेंडिंग कितनी है और उस पर क्लिक करेंगे नंबर्स पे तो वो डिटेल आपको नजर आ जाएंगे कौन कौन सी रिक्वेस्ट पेंडिंग है और आप अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। तो अब एम्प्लॉयज अगर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने रिपोर्टिंग डिविंग ऑफिसर्स अपडेट नहीं किए तो एक लिस्ट उनकी मेंटेन हो रही है टू रिपोर्टिंग डिविंग में। आप उन नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी जिन एम्प्लॉयज ने अभी तक अपडेट नहीं किया। तो या तो आप इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लीजिए या फिर आप इसे कॉपी पेस्ट करके सर्कुलर्स में पब्लिश कर सकते हैं कि दीज आर द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज जिन्होंने अभी भी रिपोर्टिंग डिविंग ऑफिसर्स अपडेट नहीं किए तो वो अपडेट कर ले, या फिर लिस्ट में से चेक करके आप खुद 1 by 1 सबके रिपोर्टिंग डिविंग ऑफिसर्स अपडेट कर सकते हैं। फिर लीव लिस्ट, हमने इंडिविजुअल एम्प्लॉय का लीव डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो भी देखा, बट अगर आप पूरे सेक्शन का अपने पूरे प्लेस ऑफ पोस्टिंग का लीव डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कंसोलिडेटेड डेटा निकालना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। आप एक सिलेक्टेड डेट रेंज ले लीजिए, लीव टाइप कौन सी लीव का एक्सट्रैक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर स्टेटस का एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, कैंसिल्ड बाय एम्प्लॉय, पेंडिंग एट रिपोर्टिंग ऑफिसर, और अकॉर्डिंगली आप उस डेटा को CSV PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली यहीं से आप किसी की लीव रिक्वेस्ट पे एक्शन भी ले सकते हैं अगर आप उसकी अप्रूवल अथॉरिटी है तो। स्टेटस सबका आपको नजर आएगा, जैसे ये सभी रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है। फिर एक प्रॉपर्टी डिस्पोजल लिस्ट, अगर एम्प्लॉय ने प्रॉपर्टी डिस्पोजल का इंटीमेशन प्लेटफॉर्म पे सबमिट किया है तो वो प्रॉपर्टी डिस्पोजल लिस्ट में आपको नजर आएगा एज नोडल ऑफिसर। उस पर कोई राइट्स नहीं है, आप सिंपली वो डिस्पोजल इंटीमेशन देख सकते हैं। फिर है हायरार्की सेट स्टेटस। तो अगर आपके पास एज नोडल ऑफिसर मल्टीपल ऑफिसर्स का चार्ज है तो आपको ये इस तरीके से आइकन में उस ऑफिस का नाम नजर आएगा। अभी जैसे एक ही ऑफिस का चार्ज है मेरे पास तो यहाँ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नजर आ रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफिसर्स का चार्ज है तो यहाँ पर पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड नेक्स्ट 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 करके यहाँ पर वो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब आपको नजर आएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली स्विच कर सकते हैं और आपको उन्हीं ऑफिसर्स का डेटा नजर आएगा। तो हायरार्की सेट स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए आपने किस किस मॉड्यूल के लिए हायरार्की सेट कर चुके हैं। फिर एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में आपके पास कितनी रेजिग्नेशन की रिक्वेस्ट आई है, तो जैसे कि ये रिजेक्ट हो चुकी है तो आप व्यू कर सकते हैं आई टैब पे क्लिक करके, और अगर कोई अप्रूव है या फिर कोई भी स्टेटस है तो आप लेटर जनरेट कर सकते हैं। कितने इंटीमेशन आपको भेजे गए हैं प्रॉपर्टी के वो आप इंटीमेशन में चेक कर सकते हैं। कितने IPR सबमिट किए गए हैं, कितनी डेपुटेशन सिलेक्ट हुई है, कितने लोगों ने जो प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर नहीं है उनके पास गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है बट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर नहीं है, नहीं बैकएंड टीम ने किया है ना ही एज नोडल ऑफिसर आपने उन्हें ऐड किया है, तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में वो वाली रिक्वेस्ट भी आपको नजर आएंगी। तो अगर आप रजिस्टर नहीं है तो जब आप लॉगिन करते हैं परिचय पेज के थ्रू यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको एक एरर दिखाई देगा, यू आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, क्लिक हियर टू रजिस्टर। क्लिक हियर पर क्लिक करने पर आपको वही 8 फील्ड्स नजर आएंगे। आप उन 8 फील्ड्स को अपडेट करके सबमिट करेंगे तो आपके नोडल ऑफिसर आपकी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। तो नोडल ऑफिसर को जब आप आपकी वो रिक्वेस्ट देखेंगे तो इट इज अप टू द नोडल ऑफिसर कि वो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना चाहें या रिजेक्ट करना चाहें, तो वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में उन्हें नजर आएगा। फिर है पासपोर्ट इंटीमेशन रिक्वेस्ट, तो कितनी रिक्वेस्ट ने पासपोर्ट इंटीमेशन की आई है, NOC की आई है, वो रिक्वेस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक रिक्वेस्ट मेरे पास पासपोर्ट प्रायर इंटीमेशन की है, एक्शन टैब पे जाके मैं प्रीव्यू कर सकती हूँ।
फिर अपडेट सेक्शन, तो अपडेट में एम्प्लॉय लिस्ट है सबसे पहले, जिसपे एम्प्लॉय डायरेक्टरी में जो जो एक्शंस अवेलेबल थे सेम एम्प्लॉय लिस्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है कंपल्सरी रिटायरमेंट। प्लेटफॉर्म पे कुछ पैरामीटर्स कैप्चर हो रहे हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ एंट्री इन सर्विस, जैसे कि ये पता चल पाए कि आपको सर्विस में कितना टाइम हो गया। तो उसके बेसिस पे एक ड्राफ्ट लिस्ट कंपल्सरी रिटायरमेंट की जनरेट हो रही है। तो आप उसमें से एम्प्लॉयज को मैनुअली ऐड कर सकते हैं और अपनी खुद की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपका डिपार्टमेंट उन एम्प्लॉयज को कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए स्क्रूटनाइज कर पाए और खुद की लिस्ट बना पाए, so that they can be considered for compulsory retirement. Next है प्राइवेट फॉरेन विजिट। अगर किसी ने प्राइवेट फॉरेन विजिट के लिए रिक्वेस्ट की है तो वो रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगी। तो अगर कोई पेंडिंग है तो आप उसे प्रीव्यू कर सकते हैं और अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, किसी ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है, अगर पे लेवल 11 से कम है तो आप उसकी अप्रूवल अथॉरिटी होंगे, और अगर 11 से ज्यादा है तो आपके पास रिजेक्ट और फॉरवर्ड टू द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ऑप्शन नजर आएगा। बट क्योंकि ये पे लेवल 11 से कम की है तो ये रिक्वेस्ट आप ही के पास है और आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और इनका ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। फिर रोटेशन ट्रांसफर, तो अभी रोटेशन ट्रांसफर अभी अंडर डेवलपमेंट है। आरटीपी जो आपके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी करते हैं, तो इसमें अगर किसी का ट्रांसफर हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या उन्होंने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट किए हैं, कौन सा प्लेस ऑफ पोस्टिंग उन्हें अलॉट हुआ है। अगर आपके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने किसी को ट्रांसफर किया अपने एंड पर, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ देख पाएंगे। तो भले ही कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ट्रांसफर किया हो, लेकिन एज नोडल ऑफिसर अगर वो एम्प्लॉय आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे थे तो उनका लेटर जनरेट करने के लिए आप ही को नजर आएगा कि ये एम्प्लॉय है, इन्हें आपके सीसीए ने ट्रांसफर किया है, और आप इनका लेटर जनरेट कर पाए। फिर है वीआरएस। वीआरएस के लिए किसी ने रिक्वेस्ट किया है तो सेम पे लेवल के बेसिस पे वो रिक्वेस्ट आपको अप्रूव रिजेक्ट के लिए नजर आएगी। क्योंकि पे लेवल 11 से अबव की है तो आपके पास ऑप्शन है फॉरवर्ड टू द सीसीए, और ये ऑलरेडी सीसीए को फॉरवर्डेड है। तो आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय के द्वारा भरी हुई इंफॉर्मेशन है, ये नोडल एक्शन है, और अब जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस पे एक्शन लेंगे उसके बाद फाइनल यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। फिर अपडेट विजिलेंस पेनल्टी। तो विजिलेंस स्टेटस आप अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग एम्प्लॉयज का अपडेट कर सकते हैं। आप फिल्टर्स की हेल्प से सर्च कर लीजिए किसी एम्प्लॉय को, और अगर सभी का स्टेटस आपको अपडेट करना है तो वन बाय वन आप एक एक करके सभी का स्टेटस अपडेट कर दीजिए। तो पूरी स्क्रूटनी जो है वो कंसर्न डिविजन्स में होगी, बट आपको सिर्फ फाइनल स्टेटस यहाँ अपडेट करना है। आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 किन रीजंस के लिए है। अगर कोई डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, एम्पैनलमेंट के लिए, सेंसिटिव पोस्ट, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, तो उस केसेस में आप कैटेगरी 1 अपडेट करेंगे। आपको सिंपली जो भी फाइनल आउटकम है, क्लियर और नॉट क्लियर, वो अपडेट करना है। रिमार्क सेक्शन एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो जो भी स्टेटस आप अपडेट कर रहे हैं वो स्टेटस क्या है, किस ईमेल आईडी के थ्रू अपडेट हुआ है, किस डेट पर अपडेट हुआ है, कितने बजकर कितने मिनट पर, तो ये पूरा लॉग मेंटेन हो रहा है, ताकि इन फ्यूचर कोई और नोडल ऑफिसर भी आ रहे हैं तो वो देख पाए कि लास्ट किसने अपडेट किया था। और ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के सर्विस बुक में भी रिकॉर्ड हो रही है, ताकि एंड में जो क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय है उसको वेरीफाई कर पाए इनके बेसिस पे। इसी तरीके से कैटेगरी 2 आप अपडेट कर सकते हैं फॉर अदर रीजंस, जैसे कि पासपोर्ट, रिलीविंग, पीआरएस, रिटायरमेंट, वीजा, प्रमोशन एक्सेट्रा। इनके लिए आप कैटेगरी 2 का विजिलेंस स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है। और अगर किसी का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का फाइनल आउटकम आया है पेनल्टी के फॉर्म में, तो आप वो पेनल्टी स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पेनल्टी स्टेटस पे क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन पे पेनल्टी टाइप सिलेक्ट करेंगे, इफ इट इज मेजर, माइनर और नो पेनल्टी। डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक का वो पेनल्टी उन पे इम्पोज किया गया है, डिस्क्रिप्शन पेनल्टी का, और ऐड कर देंगे। यहीं पे अगर आपको किसी का आईपीआर भी व्यू करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास है।
फिर नेक्स्ट है रिटायरमेंट टैब। अभी रिटायरमेंट जो टैब है वो सभी के लिए लाइव नहीं है, क्योंकि इस पे कुछ अभी फीडबैक हमें रिसीव हुआ है, तो सिर्फ 2 लोगों के लिए अभी इसे लाइव किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। तो इन 2 स्टेक होल्डर्स से फीडबैक इम्प्लीमेंट होने के बाद इट विल बी लाइव फॉर एवरीबडी, तो आप वो रिटायरमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नोडल ऑफिसर के लिए वो सेटिंग्स है, जिसमें सबसे पहला आपको ऑप्शन नजर आएगा मैनेज कैलेंडर। तो अगर आपके वर्किंग डेज सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग है तो आप खुद का कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती हूँ और मंडे टू फ्राइडे इज नॉट एप्लीकेबल इन माय केस, या फिर मैं किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो आप ऐड कैलेंडर पे जाएंगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, कैलेंडर टाइटल रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी दे देंगे करके, लाइक 4 days वर्किंग। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आप अपना कुछ भी टाइटल अपडेट करके क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने कैलेंडर क्रिएट कर लिया, ये नर्सिंग स्टाफ 4 days वर्किंग। अब ये इस कैलेंडर में आपको वर्किंग डेज इनेबल करनी है, तो मैं थर्ड ऑप्शन पे जाऊंगी जहाँ लिखा है मैनेज हॉलिडे लिस्ट। यहाँ पर आप GHRH, आपको एक लिस्ट नजर आएगी, आप यहाँ पर अपने GHRH अपडेट कर सकते हैं। हॉलिडे का नाम डालना है, हॉलिडे टाइप GH है या RH है, और डेट, सेव कर देंगे। GHRH के बाद आपको उसमें वर्किंग डेज अपडेट करने हैं। तो मेरे 4 days वर्किंग उसमें लिखा है, तो आई मेक फ्राइडे एज नॉन वर्किंग, और अगर कोई और डे आप वर्किंग करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपडेट करके और सेव कर देंगे। तो अब आपने कैलेंडर डिजाइन कर लिया, वर्किंग डेज अपडेट कर दिए, तो अब लास्ट ऑप्शन है असाइन एम्प्लॉय। अभी ये कैलेंडर एप्लीकेबल किसी पे नहीं है, हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे, आपके सामने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। यहाँ पर आप एम्प्लॉइज को 1 by 1 सिलेक्ट कर सकते हो जिन पे कैलेंडर एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज आप डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लीजिए जिन जिन के लिए कैलेंडर आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं। सिलेक्ट करके आप लास्ट में सबमिट कर देंगे। तो जो एम्प्लॉइज आप किसी भी कैलेंडर के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे उन पे बाय डिफॉल्ट कैलेंडर एप्लीकेबल होगा जो सिस्टम का है, मंडे टू फ्राइडे विद सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग डेज, सेंट्रल गवर्नमेंट GHRH। और जो जो आप असाइन कर चुके होंगे उन पे आपका डिजाइन कैलेंडर एप्लीकेबल होगा। और अगर कभी इन फ्यूचर आपको एक कैलेंडर डिलीट करना है तो ऑप्शन इज वेरी सिंपल, आप डिलीट कर सकते हैं। अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मैनेज लीव काउंट कैटेगरी। तो यहाँ आप किसी भी CL, EL या HPL का लीव बैलेंस की कैपिंग रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ से कैटेगरी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप लीव काउंट कैटेगरी अपडेट करेंगे, लीव टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, CL, EL या फिर HPL, उसका मैक्सिमम काउंट, और कब से आप चाहते हैं वो इफेक्टिव हो वो अपडेट करके और आप छोड़ दीजिए। फिर सेम स्टेप रिपीट करना है, आपको इसके लिए भी एम्प्लॉइज असाइन करने हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उन एम्प्लॉइज का जो 6 months ग्रेडेशन है, ऑटो ग्रेडेशन है, वो उतना ही होगा जो आप अपडेट करेंगे। फिर लास्ट है सैंक्शन ऑर्डर टेम्पलेट्स। मैनेज लीव काउंट कैटेगरी के बाद है हमारे पास मैनेज वर्क। तो जो मैंने बताया थर्ड टाइप की सर्विसेज के लिए जिसके पास नोडल ऑफिसर के पास राइट है कि वो वर्किंग डेज वर्कफ्लो डिजाइन कर सकता है, तो इस तरीके से आपको लिस्ट नजर आएगी, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए भी आपको हायरार्की डिजाइन करनी है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक सर्विस उठा ली, जैसे ब्रीफ केस रिइंबर्समेंट।
तो आप पहले उसमें कैपिंग भी फिक्स कर सकते हैं कि 3 साल से पहले कोई वो रीइंबर्समेंट क्लेम नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है गैप बिटवीन 2 रीइंबर्समेंट्स, तो 3 ईयर, तो आप अकॉर्डिंगली ये सेट कर सकते हैं। यूजुअली जितने भी जहाँ जहाँ ब्रीफ केस रीइंबर्समेंट मिलता है वहाँ ब्रीफ केस रीइंबर्समेंट 3 साल में एक बार दिया जाता है। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कितने लेवल्स का वर्कफ्लो आप क्रिएट करना चाहते हो। मान लीजिए मैंने 3 सिलेक्ट कर लिया, आप अप टू 20 लेवल्स तक का वर्कफ्लो सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 के बाद सबसे पहले 3 लेवल का वर्कफ्लो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। अब आपसे ये रोल का नाम पूछेगा कि किस रोल को सबसे पहले हम इनैक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए वो डीलिंग हैंड है, एएसओ है, फर्स्ट लेवल अप्रूवल अथॉरिटी है, रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। तो ये नॉमेनक्लेचर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं डीलिंग हैंड लिख रही हूँ। अब कैटेगरी नेम, तो या तो वो सभी पे लेवल की रिक्वेस्ट के साथ डील कर रहे हैं या फिर कुछ एक पे लेवल के साथ डील कर रहे हैं। द ओनली कंडीशन इज कि पे लेवल ना ही रिपीट हो सकते हैं ना ही स्किप हो सकते हैं, बट आप असाइन कर सकते हैं सीक्वेंस में 1 से 10 यहाँ, अगर यहाँ कुछ पे लेवल्स के साथ डील होती है तो, और बाकी के 11 से 18 नेक्स्ट रोल पे। तो ये नंबर्स भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट ऑल पे लेवल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया हमने, पे लेवल सिलेक्ट हो गए। अब 10 तक पे लेवल के साथ ये डील कर रहे हैं तो बाकी पे लेवल्स हम डिलीट कर देंगे। यूजर, तो जब आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे जो भी एम्प्लॉइज हैं आपको उनकी आईडी के नाम के फर्स्ट 3 लेटर लिखने हैं और वो आपको ईमेल आईडी नजर आ जाएगी ड्रॉप डाउन में, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 10 से 11 के लिए आप बाइफर्केशन करेंगे रोल की, 11 से 18 यहाँ अपडेट करेंगे। ये लेवल सिलेक्ट करेंगे और जो ऑलरेडी हम ऊपर असाइन कर चुके हैं उन्हें डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर हम फिर से यूजर सिलेक्ट करेंगे। तो 1 से 10 पे लेवल की रिक्वेस्ट इनके पास आती है और 11 से 18 के पे लेवल की रिक्वेस्ट इनके पास आती है। फिर नेक्स्ट रोल 2, मान लीजिए डीलिंग हैंड के बाद ये सेक्शन ऑफिसर के पास आती है, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर भी आप रोल्स बाइफरकेट कर सकते हैं और आप सारे पे लेवल्स एक ही को भी असाइन कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। रोल 3, पे लेवल सिलेक्ट करेंगे, यूजर असाइन करेंगे। और जो भी इस हायरार्की में लास्ट लेवल पे होंगे वो ऑटोमेटिकली अप्रूवल अथॉरिटी है। तो आप 10 लेवल का क्रिएट कीजिए, 3 लेवल का क्रिएट कीजिए, जो भी लास्ट लेवल पे है वहां पर आपको ये लिखा नजर आएगा दिस विल बी द अप्रूवल ऑफिसर। तो इनके अप्रूवल के बाद कोई एक सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करेंगे, तो सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करने का राइट आप किसी को भी दे सकते हैं। तो या तो ये अप्रूवल अथॉरिटी भी हो सकते हैं और या फिर ये आपके सेकेंड लेवल अप्रूवल अथॉरिटी हो सकते हैं या फिर डीलिंग हैंड में से कोई। तो हम मान लीजिए ये राइट आपके सेकंड अथॉरिटी को दे देते हैं। तो प्रीव्यू करेंगे जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले डीलिंग हैंड के पास जा रही है, 1 से 10 पे लेवल की इनके पास, 11 से 18 की दूसरे ऑफिसर के पास। डीलिंग हैंड से फॉरवर्ड होने के बाद वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी 1 से 18 की। सेक्शन ऑफिसर से फॉरवर्ड होने के बाद अंडर सेक्रेटरी को जाएगी जो अप्रूवल अथॉरिटी है, और फाइनल अप्रूवल के बाद सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करने के लिए इशूइंग ऑफिसर कौन है, आपके सेक्शन ऑफिसर। तो अगर आपको लगता है ये चैनल बिल्कुल ठीक है तो आप सबमिट कर दीजिए। आपके सबमिट करने के बाद हर रिक्वेस्ट ब्रीफ केस रीइंबर्समेंट की इसी वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग मूव करेगी जो आपने डिजाइन किया। अगर कुछ भी करेक्शन रिक्वायर्ड है इस स्टेज पर तो आप फिर से स्क्रॉल अप करके वो करेक्शंस कर लीजिए और फिर से प्रीव्यू कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर रिवाइव होकर आपको नजर आएगा।
तो दैट्स हाउ के आप वर्कफ्लो डिजाइन कर सकते हैं एज नोडल ऑफिसर सभी जितने भी लिस्ट में रीइंबर्समेंट्स और क्लेम हैं। और अगर इन फ्यूचर कभी एडिटिंग आपको करनी है, कुछ वर्कफ्लो में चेंज आए, पे लेवल्स में चेंज आए, या फिर यूजर अपडेट हो गए, किसी का ट्रांसफर हो गया, तो आपको इस तरीके से एडिट का ऑप्शन नजर आएगा और उस वर्कफ्लो में आप नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। आप लेवल इंक्रीज कर सकते हैं